हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मेरे बचपन के दिन। पाठ का शीर्षक है मेरे बचपन के दिन और ये पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ में वो अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ साझा कर रही हैं कि कैसे उनके बचपन के दिन थे। साथ में वो बताती हैं कि उस समय हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना लेखन कार्य कैसे किया, कैसे उन्होंने शुरू किया और साथ ही उस समय लड़कियों की क्या दशा थी समाज में। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था या पैदा होने के बाद उनको जो है समाज में उनको नहीं रखा जाता था, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इनके बारे में पढ़ने से, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखिका के बारे में जानेंगे। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। तो इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के एक फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है प्रयाग में हुई इनकी, और प्रयाग महिला पीठ में प्राचार्य के पद पर लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। तो वही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वही प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर ये लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। तो मात्र 80 साल में ही इनका देहांत हो गया था। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, और कई बार आप क्लास 12th में आगे 11 12 में पढ़ेंगे तो वहां आपको ये जो रचनाएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है। ये तो कुछ कविताएं उन्होंने लिखी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कुछ गद्य रचनाएं भी लिखी जिसमें इनके रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, ये संस्मरण पर आधारित है। संस्मरण होता है कि अपने जीवन की किसी घटना को या किन्हीं पहलुओं को अपने साथ जो है लिखना। पूरी जीवनी उसमें नहीं होती है, पूरी आत्मकथा नहीं होती है, किसी एक पक्ष को। जैसे इन्होंने अपने बचपन के दिनों की बात यहाँ पर साझा किया है हमारे साथ, तो इसलिए इसका शीर्षक भी है मेरे बचपन के दिन। साथ में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। तो इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं लिखी जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है, काव्य जिनमें कविताएं आती हैं। तो ये इनकी कुछ काव्य श्रृंखलाएं हैं, और साथ में इन्होंने साथ कुछ गद्य रचनाएं भी लिखी जिसमें आपका अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, इनको आप लिख भी सकते हैं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। तो इन्हें जो है कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साथ में भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया था। तो आप इनकी कृतियों को, इनकी रचनाओं को लिख सकते हैं कि प्रमुख, सीधे लिखेंगे कि इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं, जो काव्य संग्रह है, जिसमें निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, और गद्य रचनाएं इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। चलिए, इन गद्य रचनाओं को आप नोट कर सकते हैं और काव्य रचनाओं को भी साथ में इन्होंने साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें पद्म भूषण
सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए, महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में जो इन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं और जो इनके रेखा चित्र हैं, उनमें शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। इन्होंने न केवल उन शोषित वर्गों के लिए अपना लेखन कार्य किया, पीड़ित वर्गों के लिए नहीं, दलित लोगों के लिए नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी इनकी आत्मीयता इनके लेखन में दिखी। इनकी जो भाषा शैली है वो सरल है और स्पष्ट है, यानी कि जो भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने अपने लेखन कार्य में किया है वो अत्यंत सरल और स्पष्ट है। शब्द चयन जो है इनका प्रभावपूर्ण है और चित्रात्मक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मेरे बचपन के दिन। ये इनकी स्मृति के कुछ क्षण हैं, कुछ पल हैं जो हमारे साथ साझा करते हैं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1907 और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस बीच में वो काल भी आया जब स्वतंत्रता आंदोलन जो है चरम सीमा पर था। तो और इनकी युवावस्था भी तभी आई, 1930 के लगभग जो है ये युवावस्था में थी। तो तब जो है स्वतंत्रता के लिए पूरे भारत में जो है आंदोलन, जगह जगह जुलूस चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। तो इन्होंने अपने लेखन में भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का वर्णन किया है। साथ में मेरे बचपन के दिन हैं, तो ये उनकी अपनी स्मृतियों, जहाँ जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, विद्यालय में पढ़ रही थी, उसका एक अंश है। उन लड़कियों के प्रति उस समय के समाज का क्या रवैया था वो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से हमें बता रही हैं कि जब उनका जन्म हुआ उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, लड़कियों की क्या स्थिति थी। उस समय जब कोई लड़की पैदा होती थी तो समाज का क्या रवैया था, इस पाठ के माध्यम से वो हमें बता रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीजों का अपने लेखन कार्य में क्या क्या प्रसंग रखे हैं। इनका प्रसंग था विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन के बारे में बताया, साथ में आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बड़ा ही सजीव वर्णन इस पाठ में किया है। तो हमारा पाठ शुरू होता है और इसमें वो अपने बारे में बताती हैं। तो इस पाठ का शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। लेखिका लिखती हैं कि जो बचपन की स्मृतियां होती हैं, यानी यादें होती हैं, वो बड़ी विचित्र, उसमें जो है एक आकर्षण होता है। आप भी जब बड़े होंगे या आपको अपने बहुत बचपन की जब यादें आपको आएंगी, या अपने स्कूल जब आप बड़े हो जाएंगे तो उनके साथ आपका एक अलग सा लगाव होगा। बचपन आपका जिन लोगों के साथ गुजरा होगा उनके साथ आपका एक अलग सा आकर्षण होगा, एक आत्मीय संबंध आपका उन लोगों के साथ होगा। उस स्थान में जहां आप पले और बड़े होंगे उसके साथ भी आपका वही आकर्षण और वही लगाव होगा। जिस विद्यालय से आपने स्कूलिंग की है वो स्कूल आपके लिए हमेशा जो है आकर्षण का केंद्र, यानी जब भी आप जाएंगे तो आपको वो पुरानी यादें तरोताजा करेंगी। तो यही बात यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि जो बचपन की स्मृतियां होती हैं उसमें एक विचित्र सा आकर्षण होता है। वो यादें जिसमें आपको जो है एक विचित्र सा आकर्षण जो है लगता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। जब आप बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे आप जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक वयस्क
नागरिक आप बन जाते हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों का भार वहन करने के बाद जब आप उस प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, तो तब उस बचपन की यादें जो हैं आपको आकर्षित करती हैं और तब आपको लगता है कि जो यादें हैं वो जो हैं सब सपने हैं, जैसे सब सपने में आपने देखा होगा। क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। समाज में परिस्थितियां हर समय बदलती हैं। आज जो परिस्थिति है वो कल नहीं होगी। समय बदलता है। आज से लगभग 20 साल पहले किसी भी व्यक्ति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। बिना तार के कोई फोन जो है बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज हर व्यक्ति के पास जो है इंटरनेट की सुविधा है और वो जो है अनलिमिटेड जो है कोई भी चीज उसको चाहिए तो वो अपने फोन से उसे सर्च करके देख सकता था। लेकिन आज से लगभग 20 से 25 साल पहले कुछ भी चीज आपको देखना हो तो आपको किताबें खोलनी पड़ती थी। आपको किसी शब्द का मीनिंग नहीं पता तो आप किताबें खोलते थे, डिक्शनरियां रखते थे बड़े बड़े। जो ज्यादा पढ़ने वाले लोग होते थे जिनके पास शब्द भंडार होता था तो वो डिक्शनरियां रखते थे और उन डिक्शनरियों से ही वो उन शब्दों का अर्थ निकालते थे। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पढ़ने के लिए भी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आप एक सेकंड में जो है उसका अर्थ, चाहे वो दुनिया से कहीं से भी वो शब्द आया, आप दुनिया के बारे में आपके पास जो है एक फोन है और उसके माध्यम से आप इंटरनेट के माध्यम से आप उसका जो है कितना उपयोग कर सकते हैं। देखिए परिस्थितियां बदलती हैं, संसाधन आपको जो है बहुत कुछ देती हैं। आप जिन संसाधनों, जो फोन, जो इंटरनेट आपके पास है उसका आप कितना उपयोग कर सकते हैं। दुनिया की जितनी जानकारी है वो फोन आपको दे सकता है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज बच्चे जो हैं इंटरनेट से ही पढ़ते हैं, मोबाइल फोन से ही पढ़ते हैं। उसको जो है बहुत बहुत ज्यादा फीस देकर किसी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके जो डाउट्स होते हैं वो सब उसको इंटरनेट पर मिल जाता है। तो अगर जो ज्ञानी बच्चा है उसके लिए तो वो ज्ञान का एक भंडार है, लेकिन जिसको उसका उपयोग करना नहीं आता है और वही उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो परिस्थितियां तो बदल ही जाती हैं हर समय। आज जो समय है, आज से आने वाले 10 या 15 साल के बाद ये समय नहीं रहेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। समाज की हर स्थितियां बदल जाती हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि समय बदलती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अब उन्होंने अगले पैराग्राफ में अपने बारे में बताया कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो इन्होंने बताया कि इनके परिवार में कई पीढ़ियों तक लड़कियों का जन्म नहीं हुआ। मैं का अर्थ यहाँ पर लड़की से है कि इनके परिवार में कई पीढ़ियों तक जो है किसी बालिका का, किसी कन्या का, किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो इनके परिवार में लगभग जो है 200 वर्ष तक कोई भी लड़की नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। और इससे उन्होंने एक कहानी भी सुनी है कि अगर इससे पहले कभी लड़की का जन्म होता था तो उसके पैदा होते ही उसको परम धाम यानी कि उसको मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा यहाँ अपने दादाजी को कहती हैं कि मेरे बाबा जी ने बहुत दुर्गा पूजा की, यानी कि वो माँ दुर्गा के परम भक्त थे, तो उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। तो क्योंकि इनके परिवार में कई सालों तक, लगभग 200 वर्ष तक कोई भी कन्या, कोई भी लड़की ने जन्म नहीं लिया था। इनके जो बाबा जी थे वो माँ दुर्गा के परम भक्त थे। इन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। तो लेखिका बताती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। यहाँ पर लेखिका ने समाज के अन्य, यानी कि उस समय, उस दौर के लड़कियों के साथ, उस दौर में लड़कियों के साथ क्या अत्याचार, अत्याचार ही कहेंगे जब उसे गर्भ में ही मारा जा रहा है या पैदा होने के बाद ही उनको तुरंत से मारा जा रहा था, या उनके साथ जो है
वो व्यवहार किया जाता था, यानी कि उनके साथ पक्षपात किया जाता था। पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इससे आज से कई साल पहले भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था या उन्हें कम पढ़ाया जाता था। अगर घर में एक लड़की और एक लड़का है तो ज्यादा लड़के को पढ़ाया जाता था। ये सोच रहती थी कि लड़की को बस घर के काम ही करने हैं, इसलिए उसको जो है पढ़ाया ही नहीं जाता था। धीरे धीरे उनके पढ़ने की बात हुई तो उन्हें फिर कम पढ़ाया जाता था कि आगे चलकर ये कुछ करना है नहीं, इन्होंने घर में ही रहना है, तो लड़कियों को जो है इस प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे आज समाज बदल रहा है। सरकार ने भी लड़कियों की पढ़ने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं, कई कानून बनाए हैं। तो सरकार भी इस पर जो है बल देती है कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, और आज के समाज में कई स्थानों में जो है लड़कियां आगे हैं। ठीक है, तो ये उस दौर की बात यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उस दौर में लड़कियों के साथ उस समाज में क्या क्या जो है बातें होती थी। तो इनके परिवार में क्योंकि 200 साल तक कोई लड़की नहीं थी, इसलिए उनके बाबा चाहते थे कि उनके परिवार में एक लड़की का जन्म हो। तो ये माँ दुर्गा की पूजा करते थे, इनकी कुल देवी जो है माँ दुर्गा थी। इन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की और इनका जन्म हुआ, यानी लेखिका का जन्म हुआ। इसलिए क्योंकि ये बहुत प्रार्थना के बाद इनका जन्म हुआ था, इनकी बड़ी खातिर हुई। तो कहते हैं वो सब मुझे नहीं सहना पड़ा जो समाज की अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब महादेवी वर्मा जी वो हिंदी साहित्य की एक लेखिका है, हिंदी साहित्य में इन्होंने काम किया। तो कहते हैं ना, आपको कोई काम जब आप करते हो तो आपको परिवार से ही उसका माहौल मिल जाता है। आप जिस माहौल में पले और बड़े होते हैं, आप धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इनके परिवार में उनके जो बाबा थे, यानी इनके जो दादाजी थे, वो फारसी और उर्दू जानते थे। इनके पिताजी अंग्रेजी जानते थे। हिंदी का इनके घर में, इनके परिवार में कोई वातावरण नहीं था, यानी कि घर से इनको जो है हिंदी जो है इनको घर से कोई विरासत नहीं मिली। क्योंकि अगर आपके घर में कोई हिंदी बोल रहा है, प्रॉपर हिंदी जो हम बोलते हैं, वो प्रॉपर हिंदी, कई वर्ड हम इसमें मिक्स कर देते हैं, है ना। और अब तो हमारी हिंदी भी क्या हो गई है, अंग्रेजी उसमें मिक्स हो गई है, और कई जो है शब्द उसमें हम मिक्स करके बोलते हैं। तो प्रॉपर एक शुद्ध हिंदी का वातावरण इनके घर में नहीं था। तो कहते हैं मेरी माता जबलपुर से आई थी। तो अब इन्होंने बताया कि इनके घर में कोई हिंदी का वातावरण नहीं था, लेकिन इनकी जो माता जी थी वो जबलपुर से आई थी। तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी, यानी कि हिंदी वो कुछ जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, इनकी माता जी भी पूजा पाठ वाली थी। वे जो है हिंदी, उनके साथ हिंदी आई, यानी वो हिंदी जानती थी और पूजा पाठ भी करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले इनकी माता जी ने इनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी कहते हैं बेटा जो स्त्री विद्वान होती है, जैसे हम विद्वान कहते हैं ना किसी पुरुष के लिए, ऐसे ही विदुषी कहा जाता है किसी स्त्री विद्वान के लिए। तो इनके बाबा चाहते थे कि इनकी पोती बहुत पढ़े, बहुत जो है वो ज्ञान प्राप्त करे, तो बहुत विद्वान बने। तो वो कहते थे कि इनको हम जो है इसको क्या बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था, यानी कि परिवार का जो माहौल था वो इन्हें बहुत अच्छा मिला। इसको हम इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, इसलिए देख कहते हैं पर उनका विचार जो है बहुत मेरे संबंध में ऊंचा था। उनके बाबा जी जानते थे कि ये जो है बहुत बड़ी बने, तो इसलिए कहते हैं मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, यानी इनके बाबा जी चाहते थे कि लेखिका उर्दू और फारसी भी सीखे, क्योंकि वो उर्दू फारसी से ही थे, वही उनका विषय रहा। लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। लेकिन महादेवी, देखो हर बच्चे का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना। आपकी क्लास के भी कई बच्चे ऐसे होंगे
कि उसे हिंदी बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को संस्कृत अच्छी लगती होगी, किसी को साइंस, किसी को मैथ, कोई ज्योग्राफी में अच्छा होगा तो कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा। तो हर किसी का अपना सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ भाषा की बात की जा रही है। तो कहते हैं मुझे जो है उर्दू और फारसी बिल्कुल भी मेरे बस की नहीं थी, यानी कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। बस का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर पाती थी, यानी कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अब आप भी कहेंगे कि मेरे बस की तो बस है ही नहीं, मैं मैथ पढ़ी, क्योंकि कई बच्चों को डर रहता है मैथ्स का। तो ऐसा नहीं है कि आपके बस की नहीं है, आप उसकी भाषा को नहीं समझते हैं, आप उसकी भाषा को समझना नहीं चाहते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आपकी रुचि नहीं है। जहां आपकी रुचि नहीं है तो वहां आप कह देते हैं मेरे बस की नहीं है। कभी भी ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मेरे बस की नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा हर चीज सीख सकता है अगर वो उसमें रुचि रखता है तो। ठीक है, तो अगर उसकी रुचि है तो वो कुछ भी सीख सकता है, और अगर उसकी रुचि ही नहीं है तो आप उसे कितना भी पढ़ाइए, आप उसे कितना भी समझाइए, वो कभी भी नहीं समझेगा। और अगर किसी बच्चे की रुचि है तो आप उसे ऊपर ऊपर बता देंगे तो वो आपसे प्रश्न करेगा, वो आपसे उसकी गहनता के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इसे पहचानना है, मुझे जानना है, तो वो प्रश्न करेगा आपसे। तो जहां आपकी रुचि होती है उसे आप कहते हैं हाँ ये मेरे बस की है, और जहां आपकी रुचि खत्म हो जाती है तो वहां आप कहते हैं वो मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ बस का अर्थ ये है कि उनकी रुचि नहीं थी किसमें, फारसी और उर्दू में। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, तो अब ये जो है इनके बाबा जी चाहते थे कि हाँ उन्होंने पंचतंत्र पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन वो फारसी और उर्दू भी सीखें। तो अब इनके बाबा ने मौलवी साहब को बुला दिया इनके घर में ताकि वो फारसी और उर्दू सीख पाए, उर्दू। तो कहते जब मैंने मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तो ये चाहती नहीं थी कि मैं फारसी और उर्दू पढ़ूं। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। अब इसके बाद पंडित जी आए पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी। अब इसके बाद मौलवी साहब आए तो ये दूसरे दिन छुप गई चारपाई के नीचे, यानी कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। तब इनको पढ़ाने के लिए पंडित जी को लाया गया, संस्कृत पढ़ाने के लिए। अब इनकी माता जो है थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, क्योंकि वो हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी विषय से थी, तो गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। इनकी माता जी गीता पढ़ती थी, पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। तो कहती हैं उसके बाद मैं थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, क्योंकि माता जी उनकी पूजा पाठ में रुचि रखती थी, और जिस घर में पूजा पाठ होती है तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, और मंत्रों का उच्चारण होता है संस्कृत भाषा में, यानी कि सुनते सुनते इनको भी उस भाषा में रुचि आ गई। तो अब जो है इनका आगे दाखिला किया गया किसमें, मिशन स्कूल में इनको रख दिया गया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। तो वहां पर इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा, इन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। तो अब इनको, लेखिका को, वहां से मिशन स्कूल से क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में इनको भेजा गया, जहां में 5वीं दर्जे में भर्ती हुई। अब 5वीं में जो है इनको कहां पर रखा गया, इस गर्ल्स स्कूल में रखा गया। यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी और ईसाई लड़कियां भी थी। हम दोनों एक ही मेस था, मेस जहां पर खाने का जो व्यवस्था होती है उसे मेस कहा जाता है। तो उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो जहां खाना बनता था मेस में, वहां पर प्याज नहीं बनता था, यानी कि वहां पर भी जो है शुद्धता का ध्यान दिया जाता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तब इनको जो है वहां छात्रावास में डाला गया, और हर एक छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती हैं। तो अब इन्होंने अपने परिवार के बाद अब आ गई जहां इनकी 5वीं दर्जे की जो क्लास के बाद की ये बात बताती हैं कि इनको एक छात्रावास में रखा गया। हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं थी, यानी कि एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। उसमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली।
तो सुभद्रा कुमारी भी हिंदी साहित्य की लेखिका है। तो इनकी जो पहली साथी मिली वो थी सुभद्रा कुमारी। वो 7वें दर्जे में, वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी कि महादेवी वर्मा जी से 2 क्लास बड़ी कौन थी, 2 साल सीनियर कौन थी, सुभद्रा कुमारी। तो वहां उस स्कूल में इनकी भेंट हुई किसके साथ, सुभद्रा कुमारी जी के साथ, जो कि इनसे सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी, आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी सुभद्रा कुमारी जी की, तो वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तो यहाँ पर देखिए, जब एक जैसा स्किल 2 व्यक्तियों में, 2 लोगों में होता है तो उनकी दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि वो समान गुण वाले होते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा चोर के साथ चोर मिल जाता है कि अच्छा तू भी चोरी कर रहा है, चल मैं भी चोरी करता हूँ। और जो सज्जन होते हैं उनका साथ होता है, सज्जन हमेशा सज्जन के साथ जाएगा, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्टों के साथ जाते हैं। यानी कि समान गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में मिल ही जाते हैं, क्योंकि उनके भाव, उनके विचार आपस में मैच करते हैं, आपस में वो मेल खाते हैं। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी भी कविता लिखती थी, और साथ में यहाँ पर जब महादेवी वर्मा जी आई तो ये भी यहाँ पर आ गई। तो कहती है वे कविता लिखती थी कौन, सुभद्रा कुमारी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। बचपन में उनकी माँ लिखती थी और पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। इनकी माता जी मीरा के पद गाती थी विशेष रूप से। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। तो जैसे ही सुबह होती थी तो इनकी माता जी पूजा पाठ वाली थी। मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। मीरा ने कृष्ण के लिए अपना पूरा राजपाठ, जो क्योंकि एक राजा के घर में इनकी शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति में संपूर्ण सुख जो है छोड़ दिया, और वो संतों के साथ जाकर के भजन कीर्तन करने लग गई थी। तो उन्होंने कई जो है श्री कृष्ण की भक्ति में कई पद लिखे हैं। तो यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी की जो माता जी थी वो मीरा के पद गाती थी। तो क्या गाती थी, जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी और शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया, क्योंकि इनकी माता जी मीरा के पदों को ब्रज भाषा में गाती थी, तो इन्होंने भी सुन सुन करके ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब पहले तो वो ब्रजभाषा में लिखती थी, क्योंकि माता से उन्होंने सुना और माता जी के सुने पदों को जो है उस भाषा को वो सीख गई थी, ब्रजभाषा में वो लिखने लगी थी। लेकिन यहाँ आई तो वहां पर देखा कि सुभद्रा खड़ी बोली में लिखती हैं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि वो जो है फेमस हो चुकी थी, वो बड़ी थी उनसे, और उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। कहती है मैं उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेप्थ की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा कुछ निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। अब क्या हुआ, ये जब उस हॉस्टल में गई तो वहां पहले तो ये ब्रज भाषा में लिखा करती थी, यानी घर से तो ब्रज भाषा इन्होंने सीखी थी। क्यों? क्योंकि मीरा के जो पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही उन्होंने लिखे हैं। तो मीरा के पदों को सुन सुनकर वो ब्रज भाषा में ही लिखने लग गई थी, तो पहले से ही मिलाती थी। यहाँ आई इस हॉस्टल में तो सुभद्रा कुमारी जो कि कविताएं लिखती थी, लेकिन वो खड़ी बोली में लिखती थी। तो महादेवी वर्मा जी ने भी अब खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, क्योंकि बच्चा जैसे देखता है वैसे ही सीखता है। अब क्योंकि वो स्कूल आई थी यहाँ, तो उन्होंने भी देखा कि इस तरह से भी लिखा जाता है, तो वो खड़ी बोली में अब वो लिखने लग गई।
तो इन्होंने भी जो है ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था, लेकिन यहाँ आकर देखा सुभद्रा कुमारी जी तो खड़ी में लिखती हैं, खड़ी बोली में, तो मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि वो फेमस हो चुकी थी, उन्होंने प्रख्याति पाली थी, लोग जानते थे कि वो कविता लिखती है। लेकिन इनका कुछ पता नहीं था अभी, उनसे छिपा छिपा कर, यानी सुभद्रा कुमारी से छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। तो इन्हों कहीं से पता चल गया सुभद्रा कुमारी को कि महादेवी भी कविताएं लिखती हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, क्योंकि किताबों के अंदर ही इन्होंने रखा हुआ था। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, तो ये कविताएं लिखती थी, लेकिन सबसे छिपा छिपा करके, यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी से भी वो छिपा करके कविताएं लिखती थी। तो एक दिन न जाने उनको कहाँ से पता चल गया कि ये कविताएं लिखती हैं। अब साथ में रहोगे आप तो पता तो चल ही जाएगा आपकी क्रियाकलाप के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा, सुभद्रा कुमारी ने लेखिका से, तो इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो डरती थी। तो अंत में उन्होंने उनकी डेस्क के जो किताबें रखी हुई थी उनकी तलाशी ली, बहुत कुछ निकल पड़ा उसमें से, तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं। तो वो जब कविताएं उन्होंने देखी, उस कविता को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा, एक हाथ में उन्होंने वो कविताएं पकड़ी, वो पेज जिनमें कुछ कविताएं लिखी थी महादेवी जी ने, और दूसरे हाथ में लेखिका का हाथ पकड़कर पूरे हॉस्टल में वो दिखा आई कि ये कविता लिखती है, मानो जैसे कोई अपराध कर दिया हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए आगे लिखा आई कविता। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, क्योंकि एक जैसे ही थे। काष्ठवैत में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम दोनों बैठ जाते थे। अब दोनों की जोड़ी मिल गई, क्योंकि दोनों ही कविताएं लिखने वाली, तो अब दोनों की जोड़ी मिली, दोनों में मित्रता हो गई। एक पेड़ था वहां पर जिसकी डाल नीची थी, उस डाल पर हम दोनों बैठ जाते थे, और जब और लड़कियां खेलती थी तो तब हम लोग तुक मिलाते थे। तो जब अन्य लड़कियां उस हॉस्टल की खेलती थी, यहाँ लेखिका और सुभद्रा कुमारी जी लिखा करती थी, तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकली थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। तो लिखने के बाद, कविताएं लिखने के बाद उन कविताओं को वो स्त्री दर्पण में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, और इनकी जो तुकबंदी है वो छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग भी उसमें जाने लग गए। अब इनके जो हॉस्टल था वहां पर कवि सम्मेलन होने लग गया, ये लोग भी जाते थे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, तो यानी अब तो हिंदी को जो है हमारे समाज में एक तुच्छ समझा जा रहा है, और अंग्रेज बन चुके हैं हमारे भारतीय। जहां अंग्रेजों का बोला बाला, अंग्रेज भाग गए लेकिन अपनी भाषा वो यहाँ छोड़ आए, और इस भाषा का आज इतना यहाँ पर महत्व दिया जाता है कि हिंदी भाषा को तुच्छ समझा जा रहा है। अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा को तुच्छ समझकर उस विदेशी भाषा, और वो भी उनकी भाषा जिन्होंने भारत को गुलाम करके यहाँ से लूटपाट करके वो सब चीज ले गए, उनकी भाषा को ही हम आज महत्व दे रहे हैं। और यदि कोई, आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल में अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है तो उसे दंड दिया जाता है। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि अपनी ही मातृभाषा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द जो है स्कूल के और प्रशासन में जो है ये चीजें चलती हैं, और महत्व भी और समाज भी इसके पीछे दौड़ता है। जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती है वो ज्यादा आकर्षित लगता है। लेकिन ये उस दौर की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय जो है हिंदी का प्रचार और प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था 1919 में, और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। तो जहां आनंद भवन था वहां पर गांधी जी आए, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, प्रारंभ किया,
और वो जो है अब स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। वहां पर प्रचार प्रसार चलने लग गया स्वतंत्रता के लिए, जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था और साथ साथ स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्ट वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। तो इधर उस समय कवि सम्मेलन भी होते थे और इनकी मैडम भी इनके साथ ले जाते थे। हम कविताएं सुनाते थे, कवि हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे और मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। तो इनको जो है प्राय वहां प्रथम पुरस्कार दिया जाता था और इनको यहाँ पर जो है 100 से कम जो है यानी कि 100 के लगभग इनको यहाँ पर पदक मिले थे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।